हो सकते हैं देखेंगे। अच्छा। अब ये ऐसा होता है कि भाई जब हम जिस पक्ष को लेने की कोशिश करते हैं हुँ, उस पक्ष में जब आलोचनात्मक दृष्टि होती है तो काफी कुछ सोच समझ के बोलना पड़ता है। तो काफी तैयारी से मैं सोच रहा हूँ किस तरीके से इस चीज को आगे बढ़ाऊं। लेकिन हमारा विषय ये है कि आज के टाइम में पहलगाम और आगे और पहलगाम के जो घटना हुई उसका क्रम में क्या क्या हमें देखने को मिला हुँ, और किस तरीके से वो घटना को अंजाम दिया गया और युद्ध के जो परिणाम है हुँ, इसमें भारत कहाँ खड़ा हुआ है आज के विश्व विश्व के संदर्भ में। हुँ, तो ये सब हम देखने की कोशिश करेंगे। हुँ, देखिए जब मैं आपसे 2 महीने हो चुके हैं इस क्रम में कुछ घटना ऐसी हुई जो महत्वपूर्ण है उस तरीके से देखा जाए तो पहली बात तो ये है कि भाई नागपुर में एक छावा मूवी आई थी। उस मूवी से कुछ लोग दंगा बहुत बड़ी नागपुर में हुआ था उस तरीके से देखा जाए तो। महत्वपूर्ण बात यह है कि नागपुर एक आरएसएस संगठन के केंद्र बिंदु रखा है और उसमें उस तरीके से बहुत बड़ा दंगा जो हुआ वो कई सारे प्रश्न को उठाता कि भाई आपको आपकी जो इंटेलिजेंस है वो रोक नहीं पाई उस बड़े दंगे को। और दूसरी बात इस महीने में अ, एक और जस्टिस वर्मा करके एक जो घटना हुई उनके जो घर में जलाए गए नोट मिले। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना इस महीने पिछले महीने हुआ मार्च और अप्रैल के महीने में। हुँ, और अप्रैल के अंत में हम देखते हैं कि भाई पहलगाम घटना हुआ। आपने देखा कि भाई किस तरीके से लोगों की रिलीजन पूछ के उनको मारा गया। और ये बहुत अजीबो गरीब घटना इसलिए है कि इस तरीके से घटना जो आतंकवादी लोग आपके धर्म को पूछ के मार रहे हैं ये कभी नहीं हुआ उस तरीके से देख भारत के आतंकवादी इतिहास में। और भारत के आतंकवादी इतिहास में एक और चीज ये है कि भाई 26/11 जब हुआ 26/11 और उसमें भी काफी आम नागरिक को मारा गया। और इसमें भी हम देखते हैं आम नागरिक को टारगेट किया गया उस तरीके से देखा जाए तो कहने का मतलब ये है कि ये दूसरी घटना है कि आम आदमी को उस तरीके से हिंदू की पहचान करके उनको उस तरीके से मारा गया। और हम इसको अजीबोगरीब देखते हैं कि भाई इसलिए कि हमारे जो पड़ोसी हैं वो बता रहे थे कि कुछ ही साल पहले वो पहलगाम गए थे उसी क्षेत्र में। तो वहाँ पे वो बता रहे थे कि कोई उस तरीके से सिक्योरिटी नहीं था, इंतजाम नहीं था। पूरा खाली छोड़ दिया गया था उस तरीके से देखा जाए तो कई साल से इस तरीके से सिक्योरिटी में चूक रही है वहाँ पे। जो 370 हटाया गया और बताया जाता है कि भाई 370 हटाने के बाद आतंकवादी जो घटना है उसमें कमी आई है उस तरीके से बताया गया। तो लोग इसको भरोसा करके वहां पे गए। तो ये बहुत बड़ी चूक है अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी चूक है। और ये सिक्योरिटी चूक बहुत साल से रही है अगर अ, हमारे पड़ोसी के माने तो ये बात है। और इसमें एक और चीज ये है कि इजराइल में एक और घटना होती है कुछ ही साल पहले जहाँ पे निर्दोष
जो पर्यटक है उनको इसी तरीके से मार दिया जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं इजराइल के विरुद्ध में भी हम दूसरी तरीके से उनकी जो छवि है वो बदलाव हम देखते हैं कि उनके प्रति लोग अब एंटी सेमिटिज्म जो है वो प्रारंभ हो चुकी है उस दौरान। और जब आलोचनात्मक दृष्टि हम इस तरीके से देखते हैं कि भाई आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, वो सब हुआ, वो तो भारत की जो एक सैन्य ताकत थी कि हमने बहुत अंदर से पाकिस्तान को ड्रोन हमला किया, वो सब हमने देखा कि शौर्य पराक्रम से काफी नुकसान पहुंचा। लेकिन हम कूटनीति की दृष्टि से देखते हैं कि उसके बाद काफी सारी चीजें, घटनाएं हमारे प्रतिकूल होती दिखाई दे रही, जैसे कि दूसरे सारे देश जो है वो पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा होता दिख रहा है। और हम आज के संदर्भ में जो एक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और पता चला कि जो है G7 के जो एक समिट होती है जिसमें बहुत बड़े देश जो है बुलाए जाते हैं, इसमें इस बार कनाडा के जो देश में नरेंद्र मोदी जी को नहीं बुलाया गया। बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है उस तरीके से देखा जाए तो। और दूसरी एक और चीज है कि भारत जो यूनाइटेड नेशन है उसमें अब पाकिस्तान को एक लोन भी मिल चुका है और उनको एक वाइस प्रेसिडेंट की ह्यूमन राइट की वाइस प्रेसिडेंट की जो एक पोजीशन होती है उनको ऑफर किया गया है। और ट्रम्प की रवैया हम देखते हैं, जिस तरीके से ट्रम्प ने सीजफायर घोषित की और उन्होंने आकर ही अपने जो है क्रेडिट लेने की कोशिश की कि भाई हमने सीजफायर करा दिया और हमने ये कहा कि भाई आप वार रुकवा दीजिए, सीजफायर कर लीजिए, वरना आपसे ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये अपने आप में बताया जाता है कि ट्रम्प को जो है बहुत नजदीकी है नरेंद्र मोदी जी के, लेकिन पता चला कि उन्होंने पहले ही क्रेडिट ले लिया। और उसके बाद के घटनावली हम देखते हैं कि भाई पाकिस्तानी के जो आसिफ मुनीर है उनको फील्ड मार्शल बनाया गया है और उन्होंने आकर ही जीत की घोषणा कर दी। तो मैं इस तरीके से घटनावली को जोड़ के देखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कुछ कहेंगे इसमें? कि आपने तो बहुत सारी बातें कह दी। तो कोई पहलगांव का जो इंसिडेंस है इसको मैं कोई अजूबा नहीं मानता जी। और न मानता हूँ कि ये कोई पहली घटना है जब पहचान करके मारा गया किसी को भी। तो ये तो उनकी आदत ही होती है कि पहचान करके ही मारते हैं। अब जहाँ पर वो पहचान का उस तरह से वो तभी उस तरह से करते हैं जबकि वहाँ जिनको उनको कंफ्यूजन हो कि भाई यहाँ पर मुस्लिम भी हो सकते हैं, तब वे पहचान का वो सहारा लेते हैं। अन्यथा तो पहचानते ही है कि ये सब मुसलमान नहीं है। जो गैर मुस्लिम इलाके में जा करके वो कांड करते हैं तो वहाँ जनरल से मार देते हैं। तो ये कोई वो घटना नहीं है कि पहली या आखिरी, ऐसा नहीं है। ऐसे ही करते आ रहे हैं जब से उनका इतिहास है, तो वही करेंगे ही क्योंकि वहां पर वही पाबंद किया गया है, आपको वही दिशा निर्देश दिया गया तो वो करेंगे ही। कोई अजीबोगरीब नहीं है। रही सिक्योरिटी की बात, तो सिक्योरिटी तो ब्रीच अवश्य ही हुआ है,
लेकिन सिक्योरिटी आप कितना रख सकते हैं? इतने लंबे चौड़े देश में इतनी बाउंड्री है, वहां नहीं होता तो कहीं और होता, ये ना होता तो कुछ और ही होता। हाँ, पहलगाम नहीं होता तो गुड़गांव हो जाता। तो वो तो कांड करेंगे ही। जब उनकी कुछ आबादी यहाँ भी है, अच्छी खासी आबादी, और अच्छी खासी आबादी उधर भी है, इधर बांग्लादेश तरफ भी अच्छी खासी आबादी है, तो 25 करोड़ के आसपास जो है पाकिस्तान में है, और लगभग उतना ही जो है भारत में है, तो 50 करोड़ की आबादी इधर हो गई, और 10 से 15 करोड़ के बीच में बांग्लादेश है। तो इतनी बड़ी जो आबादी है इतने नजदीक में, तो और जब उनको सभी को दिया गया है यही टास्क कि भाई तुमको यही करना है, यही तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य है, तो आप सिक्योरिटी कहाँ कहाँ तक रखेंगे? तो वो कांड तो होगा ही, वो कोई अचंभे वाली बात नहीं है। सरकार जो है कोशिश अपनी तरफ से करती है, और विश्व की सभी सरकारें करती हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि मुस्लिम आबादी ज्यादा है, अगल बगल भी ज्यादा है, तो यहाँ पर कांड ज्यादा हो रहे हैं। तो वो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सरकार को अपना सिक्योरिटी सिस्टम भी बढ़ाना चाहिए अलग ढंग का, जैसे कि वो उदाहरण के लिए वो पुलिस के बेस में आ गए, मिलिट्री के बेस में आ गए। तो सरकार के पास ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक उनकी जो है आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि कोई दूसरा पुलिस वाला इसको समझ सके कि भाई ये पुलिस वाला नहीं है, ये इसने वर्दी पहन रखी है, बाजार की कोई वर्दी उठा के पहन ली। तो वर्दी को पहचान बहुत पुराने जमाने की पहचान है, जब वो जब मुगल उगल के जमाने की पहचान है, सब वर्दी के द्वारा पहचान करना। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए ना पहचान, कि वो स्पष्ट होना चाहिए कि आप कौन है कौन नहीं, कहाँ का है कहाँ का, तो पता चल जाना चाहिए इलेक्ट्रॉनिकली। तो आजकल आपको हाई फाई सिस्टम में प्रवेश करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि सरकार की ब्रिज तो यहाँ पर ये है कि वो पहचान नहीं पाए। दूसरी बात कि उसको बहका करके ले गया गया था, जहाँ से मैं जानता हूँ, जहाँ पर सिक्योरिटी थी वहां पर उनको नहीं किया गया, बल्कि जहाँ सिक्योरिटी नहीं रहती थी वहां पर उन लोगों को भगा करके ले जाया गया था, ये बता करके कि वहाँ बहुत बढ़िया साइट है। तो और घोड़े वालों को मिला लिए थे, कुछ पैसे वैसे घूस दे दिए थे, और भाई वो इस्लाम करते ही हैं घोड़े वाले भी, और वो भी तो साथ हो गए, उनको सबको जिहादी करना है, तो उसमें साथ होकर बहका कर ले गए और वहां फिर मारे, जहाँ पर पुलिस रहती नहीं है, सिक्योरिटी नहीं रहती है, वहां मारे हैं। तो अब इन लोगों ने भी भरोसा कर लिया कि हाँ भाई ये घोड़े वाले कार हैं तो सही जगह है, तो वहां चले गए। पहलगाम में भी गया हूँ, और मैंने भी देखा है वहां पर बहुत सारे साइट्स हैं देखने योग्य, इस तरह से हैं। एक जगह सिक्योरिटी रहती भी है। अब हर जगह उतने उतने पहाड़ का क्षेत्र है, हर जगह सिक्योरिटी थोड़ी ना रहेगी। तो वो सिक्योरिटी ब्रिज तो है ही, और निगरानी जो है बॉर्डर एरिया का, वो आधुनिक सिस्टम से सैटेलाइट के जरिए जो है वो निगरानी की जानी चाहिए। हाँ, सरकार को इस तरह से जहाँ पर ज्यादा ये हो रहा है, विशेषकर पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है वो, बांग्लादेश का बॉर्डर है, यहाँ पर एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लगा दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि जो जैसे सैटेलाइट जो चलता है तो वो राउंड कर रहा है, अर्थ का रोटेशन कर रहा है, तो उसमें कुछ समय जिस समय वो वहां से पार हो रहा है उस समय उसको जान रहा है, और जिसमें पार नहीं हो रहा है उसमें नहीं जान रहा है। तो एक बहुत हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट जो है, जो कि जियो स्टेशनरी हो, वहीं पर टिका हुआ है, उस तरह के सैटेलाइट की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तब आपका जो बॉर्डर जो है सिक्योर हो पाएगा, बांग्लादेश की तरफ से, चाइना की तरफ से, और इधर जहाँ मेन आपका सिक्योरिटी ब्रिज है, पाकिस्तान, चाहे चाइना और बांग्लादेश। तो ये सरकार को ये थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी इसरो के जरिए उस तरह से भेजना पड़ेगा, जिसका कि सारा वही सिस्टम ही वैसा ही हो कि पूरा का पूरा रेंज वो देख सके, कीड़ा भी एक रहेंगे ना तो उसको दिखे वहां पर, इतना रेजोल्यूशन हाई हो, तो वो 24 घंटे की निगरानी हो जाएगी, जो रात को भी और दिन को भी काम करे। और वहां से अगर एक भी आदमी क्रॉस करता है उधर से इधर, तो आदमी क्रॉस करे, ड्रोन क्रॉस करे, कुछ भी क्रॉस करे, कोई भी आइटम, मिसाइल क्रॉस करे, जो भी है, तो उसका जो है
रियल टाइम में उसका जो है वो भेज दिया जाए डेटा, और उससे डिटेक्ट कर लिया जाए। तो एक तो मैं समझता हूँ सरकार को यहाँ पर करना पड़ेगा अपना, और वर्दी जो है सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से उसको करना चाहिए। और उसके बाद जो है अब ये जो आपने बात कही कि भारत जो जियो पॉलिटिक्स की बात है, जिसमें भारत डिप्लोमेसी, हाँ हाँ, तो ऐसा है कि भारत का देखा जाए तो भारत चूंकि उभर रहा है, अभी तो 4th सबसे बड़ी हो गई ना इकोनॉमी, जीडीपी केस। हाँ जीडीपी के केस में। तो ये जो उभार भारत का हो रहा है, और मिलिट्रियली भी बहुत अच्छा उभार हो रहा है। हाँ, बहुत सारे वेपन्स भारत बना भी रहा है, हाई फाई वेपन खरीद भी रहा है। और सबसे बड़ी बात उससे भी बढ़कर ये है कि भारत भी अब उस बाजार में उतर गया है, यानी वेपन इंडस्ट्री में, और उसका जो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो एक कंपटीशन हो गया है बहुत जबरदस्त, क्योंकि वेपन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने वाली इंडस्ट्री मानी जाती है। तो अमेरिका में, चाहे चीन में, रूस में, इजराइल में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, यही सब जो है मुख्य जो है बनाने वाले हैं और बेचने वाले हैं। तो इनके बीच में एक भारत का भी घुसपैठ हो गया। भारत अब तक सिर्फ जो है एक परचेजर की भूमिका में था कांग्रेस पार्टी सरकार में। कभी सोचता भी नहीं था कि जो है बनाएंगे। अब मोदी ने ये शुरू किया कि नहीं, बनाना है हम लोग को भी, और हम लोग को भी उसी क्षेत्र में उतरना है। हम लोग को किसी क्षेत्र में पीछे नहीं रहना है। तो अपने एक तो खुद बनाना है, और उसके बाद उस इंडस्ट्री में घुस करके हम लोग को एक्सपोर्ट भी करना है। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर आपकी एक अपनी लॉबी शुरू हो जाएगी, और आप भाई जिनको आप देंगे वे आपके ग्रुप में आएंगे, और जिनको आप, और वो जिनके खिलाफ में लड़ रहे होंगे तो वो आपके अगेंस्ट चले जाएंगे। तो एक खेमा तो आपका बन ही जाएगा हर हाल में, समझे। तो अब उसमें तो भारत का विरोध जो है इस तरह से अमेरिका वगैरह सब लोग कर रहे हैं, पीछे से पहले भी करते रहे हैं, लेकिन अब इनका विरोध और ज्यादा होता जा रहा है। उभरने नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन इनके सामने एक लाचारी भी है कि भारत का मार्केट इतना बड़ा है कि ये बिल्कुल खुलेआम आ करके सामने में विरोध करने की इनकी हैसियत नहीं है। न चीन की हैसियत है, न अमेरिका की हैसियत है, और न ही किसी की हैसियत है कि भारत का खुलेआम विरोध कर सके। लेकिन अंदर खाने ये सब पूरी स्कीम तो चला ही रहे हैं। तो अंदर खाने ये चला रहे हैं, कोई खालिस्तानियों का सपोर्ट कर रहा है, तो कोई कश्मीर का कर रहा है। सोच रहे हैं कि ये कश्मीर को अलग कर दिया जाए, तो खालिस्तान को अलग कर दिया जाए। उधर बांग्लादेश, हाँ, उधर बांग्लादेश की तरफ जो है, जो हमारे स्टेट्स हैं 7 स्टेट्स जो है उनको अलग कर दिया जाए, चिकन ने को काट दिया जाए, ढेर सारा उधर तमिल स्टेट बना दिया जाए। हाँ, तो हाँ, तो बहुत सारे स्कीम पर वे सब भी काम कर रहे हैं इंडिया को प्रेशर में लाने के लिए, और सचमुच में इनको काटने के लिए, और इनको वार में फंसा देने के लिए, चीन से फंसा देना है। तो अमेरिका की स्कीम है ये कि चीन से फंसा देना है। चीन की स्कीम है कि इसको पाकिस्तान से फंसा देना है, और फिर अपने अपना जो वेपन बनाया है तो इसको जो है फील्ड में टेस्ट भी तो करना है, और लड़ाई में तो टेस्ट होगा। ये तो वही हुआ है। अगर देखा जाए तो ऐसे ही इस चीज को हम देखते हैं। और जो आपने G7 की बात बोली ना कि G7 ने भारत को नहीं बुलाया, तो जहाँ तक मुझे जानकारी है इस विषय में कि वो G7 में भारत ने खुद ही मना कर दिया था, कहा कि कनाडा में हो रहा है, और कनाडा जो है वो जो है आतंकवादियों को समर्थन करता है, खालिस्तान का समर्थन करता है, तो हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। कहा जा रहा है, बुलाएगा तो भी नहीं जाएंगे, नहीं, और नहीं तो ऐसे भी नहीं जाएंगे। हम लोग को वहाँ जाना नहीं है, और उससे मिलना क्या है, भारत तो वैसे भी उसका मेंबर है नहीं, एक गेस्ट के रूप में तो जाता था, एक गेस्ट के रूप में जाता था। और वहां वैसे बुला करके करेंगे क्या, वो सिर्फ कंसेशन मांगते हैं, कंसेशन देते कहाँ? वो ट्रेड में कंसेशन मांगते हैं, देते नहीं है। वो आपके बाजार का एक्सेस चाहते हैं, और अपना बाजार में एक्सेस नहीं देना चाहते हैं कि आप उनके बाजार में नहीं जा सकते, आपको विशेष फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं। तो इंडिया को उसमें कोई बहुत लाभ नजर नहीं आता है। बायलैटरली जो ट्रेडिंग होगी, बायलैटरल जो एग्रीमेंट होगा वही एग्रीमेंट सही है, और ये मल्टीलैटरल एग्रीमेंट जो होता है इसमें बहुत घपला वाला है। ये ट्रम्प के टैरिफ वाला जो है, आप उसके बारे में कह रहे हैं? हाँ, वो भी एक तरीके से
और वो भारत के ऊपर बहुत सारे टैरिफ भी लगा रहे हैं अगर देखा जाए हाँ, तो। और जो रही बात ना मोदी की दोस्ती है उस ट्रम्प की दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं होती है, ये बकवास की बात है। आप जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने देश को, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने देश को। आपको अपने देश को आगे ले जाना है, अपने देश की भलाई सोचनी है, उसको अपने देश की भलाई सोचनी है। तो वो अपने हिसाब से चलेगा, आप अपने हिसाब से चलेंगे। जहाँ आपका और उसका हित जो है मिलता है वहां पर ट्रेडिंग होगी उस चीज में जो उसकी जरूरत है, जो आपकी जरूरत है। और जहाँ नहीं है वहाँ नहीं है, सीधी सी बात है। हाँ, और भारत से वे लोग इसलिए भी चिढ़े हैं कि भाई उनका वेपन भारत खरीद नहीं रहा है। भारत अब खरीद रहा है, भारत होशियारी से खरीद रहा है। भारत कह रहा है कि भाई टेक्नोलॉजी भी दो तब खरीदेंगे। हाँ, तो ये भारत ने उन लोग के गर्दन पकड़ ली है कि टेक्नोलॉजी दो तब खरीदेंगे। अब पहले क्या होता था कांग्रेस के जमाने में कि बस खरीद लिया बस, दलाली खाई, काम खत्म। तो वो अब नहीं हो रहा, अब हो रहा टेक्नोलॉजी दो ताकि इंडिया भी एडवांस हो सके, इंडिया भी बना सके। तो अब उसमें टेक्नोलॉजी देने में उनकी नानी मर रही है। कोई देना नहीं चाह रहे, लेकिन लाचारी में देना पड़ रहा है। अभी न्यूज आया कि राफेल जो है भारत में बनने के लिए तैयार हो रहा है। तो मोदी कह रहा है टेक्नोलॉजी भी दो और इंडिया में बनाओ भी। जो ऐसा देगा बस हम लोग उसके साथ हैं। तो रूस दे रहा है, रूस के साथ है। इजराइल देगा, इजराइल के साथ है। सीधी सी बात है ये बात। अगर और जो ये लड़ाई की बात है ना पहलगाम वाले पाकिस्तान, तो ना ये लड़ाई पहली है ना ये लड़ाई अंतिम है। इस तक लड़ाइयाँ होती ही रहेगी। ये होती ही रहेगी, जान लीजिए। पाकिस्तान या इस्लाम का है ही इसलिए, वो बना ही इसलिए है, भारत के विरोध में, भारत की घृणा पर ही उसका निर्माण हुआ है। तो वो तो उसी आधार पर वो लड़ता ही रहेगा। या तो आप उसे मिटा दें या वो आपको मिटा दे, बस इतनी सी बात है। इसके पहले लड़ाई बंद नहीं होने वाली। आप सोचते हैं कि पाकिस्तान सुधर जाए, बांग्लादेश सुधर जाए, तो ऐसा नहीं होता है। कभी भी ये सुधरते नहीं है। ये तो सुधरे ही हुए हैं पहले से ही। इनको तो पहले से ही वो किताब ने सुधार दिया है। तो इनकी बड़ी किताब ने जो सुधार दिया है, तो अब उससे अब क्या सुधार होगा इनका? कुछ नहीं। देखिए, हमारे जो एक डिस्कशन है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के इंटरप्रिटेशन के अंदर इसको देख करके ये जाएंगे तो काफी चीजें जो है हमें समझने को नहीं मिलेगा। मेरा मानना ये है। और ये इसलिए ये है कि भाई ऐसा नहीं है कि भारत की यातायात जो है उन्होंने एक दिन फैसला कर लिया कि भाई हम पहलगाम हमला करेंगे। इसके पीछे भी एक कारण ये भी है कि हमने भी एक मोर्चा खोल रखा है पाकिस्तान के अंदर के। हमें तो खोलना ही चाहिए, एक नहीं, हमको तो 10 खोलना चाहिए। क्योंकि मैंने कहा ना, सीधी सी बात है, या तो आप उसे मिटाएंगे या वो आपको मिटाएगा, इतना जान लीजिए। वहाँ बीच में सुधार की कोई बात ही नहीं है। तो आप अगर मोर्चा नहीं खोलेंगे तो वो आपके यहाँ मोर्चा तो खोलेगा ही। तो आप उसको प्रेशर में तभी ला सकते हैं कुछ, जबकि आप भी खोलें। तो भारत ने भी मोर्चा खोला है, निसंदेह खोला है। बिल्कुल। हाँ, और खोलना ही चाहिए। उनके जो एक हमला हुआ बलूचिस्तान में, वो उसमें काफी सारे पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। और इसलिए वो अपने बदला लेने के लिए ये किया होगा। एक कुछ लोग ये भी कह रहे हैं अगर देखा जाए तो। हाँ, लेकिन ये है ना कि एक चीज तो ये है कि भारत ने मारा है, उसके पास उसका कोई प्रमाण नहीं है। वो तो वहाँ के ही लोगों ने मारा है ना। और यहाँ तो पाकिस्तान ने मारा है। यहाँ वहाँ पे गृह युद्ध चल रहा है। हाँ, तो गृह युद्ध चल रहा है, तो उसमें बस ये एक इंडिकेशन हो सकता है, एक गेस वर्क हो सकता है कि नहीं भारत कर रहा है, लेकिन वो प्रूफ फैक्ट नहीं में गिनती नहीं होगी ना। एविडेंस नहीं है ना पाकिस्तान के पास। तो ना हथियार पकड़ाया है, ना कोई पहचान पकड़ाई है। भारत पैसे देता होगा, भारत हथियार नहीं देगा। तब भारत बेवकूफी वाला काम नहीं करेगा। भारत पैसे देता होगा, हथियार वो जाके रूस से खरीदते होंगे सब। हाँ, तो ओपन मार्केट से खरीदते होंगे, ऐसा करते होंगे। भारत पैसा से सप्लाई करेगा, क्योंकि पैसा को आप ट्रेस नहीं कर पाएंगे ना। हथियार तो भारत हमको नहीं लगता कि देगा। इतना बेवकूफी वाला काम भारत नहीं करेगा। हम पाकिस्तान को इसलिए जोड़ के देख रहे हैं कि भाई कुछ ही दिन पहले जब पहलगाम घटना हो रहा था,
आसिफ मुनीर ने यातायात एक स्पीच दिया था कि भाई इस्लाम और हिंदू एक दूसरे के विरुद्ध है। हाँ सही बोला था, वो गलत नहीं बोला था। और कभी भी एक नहीं हो सकती, इस हाँ तरीके से वो बिल्कुल सही बोला था। जिहादी स्पीच दिया उसके, और इशारे में इस तरीके से कह दिया कि भाई कुछ ना कुछ तो वो करेंगे। सवाल यह है कि भाई जब इतनी अंदर कोई भी एक आतंकवादी आता है। अच्छा, अब मैं एक बात यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ, भूल जाऊंगा, मेरा कहना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि क्या सारे लोग जिहादी होंगे उसमें, तो मेरा कहना है कि हाँ 100% जिहादी होंगे। जो आपके लोग जाके स्ट्राइक भी कर किए है ना वहाँ, हाँ, तो आप ये मत समझिए कि वो आपके साथ हैं। वो चूंकि जानते हैं कि भारत जीतेगा, जब तक उनको लगेगा कि ये जीतेंगे तब तक ही आपका कुछ साथ दे सकते हैं। ज्यों लगेगा कि नहीं अब हम लोग बाजी पलट सकते हैं, तो आप देखेंगे कि 100% जो है, एक भी आपको ऐसा राष्ट्रवादी जो जिसकी बात करते हैं ना, एक भी राष्ट्रपति आपको नहीं मिलेगा, गारंटेड है ये। जीतने की संभावना आपकी होगी तो ही मिलेंगे, अन्यथा बिल्कुल ही सब अगेंस्ट रहेंगे। मैं इसके विषय में आ रहा था कि बीच में आ रहा था कि क्योंकि भाई ये भी देखने को मिला है कि अचानक जो है वो ऐसी जैसे लोग जो है वो भारत के पक्ष में नारे लगाने लगे, पाकिस्तान को गाली देने लगे। हाँ, तो इस विषय में मैं कहने वाला था, आगे कहने वाला था, अभी जो है जोड़ के हम नहीं देख रहे हैं कि इसमें इस्लाम की भूमिका कितना है कि हम सिर्फ इस्लाम को केंद्रित करके अगर देखा जाए तो इसमें काफी सारी मीडिया बोल चुकी है। हम कोई नई बात नहीं जोड़ रहे हैं अगर देखा जाए तो। ऐसा कि ओवैसी वगैरह जो है ना, ये सब पहली बात तो है कि पॉलिटिशियन है, इनकी फाइलें बना ली जाती हैं, ये सब बहुत सारी चीजें काम करते हैं। इनको तो प्रेशर में बुलवाया जाएगा कि चलो ये बोलो, तो वो बोलेंगे। जब इनका समय आ जाएगा तो तुरंत ही पलट करके फिर वो जो है गाली देना शुरू कर देंगे, समझ गए। हाँ, इस्लाम में कोई राष्ट्रवादिता नहीं होती है। और ये एक और चीज व्यापक इसलिए है कि भाई हम इसको टर्की और अजरबैजान जैसे देश को जोड़कर देख रहे हैं। भाई इस पाकिस्तान और भारत के बीच में आप कौन होते हैं कि बीच में कूद पड़े? तो ये बहुत बड़ी सवाल है कि आपने गजा पर ये नहीं किया, जो है हस्तक्षेप नहीं किया इजराइल के बीच में, आप भारत के पीछे क्यों पड़े? तो इसमें महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि हम इस्लाम को बाद में, मैं इस विषय को आगे ले जाने वाला था, बाद में इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। हम ये पहले इस घटना के बारे में कुछ और चर्चा करेंगे, क्योंकि भाई ऐसा नहीं होता कि जब हम जो है कश्मीर की बात करेंगे तो ये हेवीली मिलिट्राइज्ड जोन है। उस तरीके से देखा जाए तो अगर पहलगाम की घटना हुआ भी, उसमें सीआरपीएफ जवान जो है कुछ ही किलोमीटर के फर्क होता है। अगर देखा जाए तो लोकल पुलिस है, सेना है, बीएसएफ जवान है, ये सारे मिलके एक रक्षा कवच, और ऐसा बहुत सारे साल से जो है आतंकवादी घटना कम हुआ था, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हुआ था। हाँ, कब तो हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं। तो लोग निश्चिंत होके आ रहे थे। यहाँ पे ये होता है कि भाई वो मैरिज डेस्टिनेशन, मोदी जी मैरिज डेस्टिनेशन की बात कर रहे थे। हाँ, कि वहाँ सबको जा करके वहीं शादी ब्याह करना चाहिए, कश्मीर में जा करके वहाँ का जो है ना, वहाँ प्रमोट कर रहे थे वहाँ पर टूरिज्म को। हाँ, वो तो है। हाँ, लेकिन जब मैं इसको मेरी जो मेरा पड़ोसी है उनकी एक्सपीरियंस से मैं जोड़ के कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं था। पूरी की पूरी वहाँ पे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है जहाँ पे उनको ले जाया गया, और वहाँ पे ना के बराबर थी। अगर देखा जाए तो सेना की जो भी प्रेजेंस है होना चाहिए था। और इस चीज को मतलब कुछ ही साल हुए हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने 10 साल पहले गए थे या जो है 370 हटाने के बाद गए थे, उस तरीके से नहीं, कुछ ही साल पहले, सिर्फ 2-3 साल पहले मान लीजिए, उस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे लगभग ऐसा ही है। कुछ लोगों ने शायद उसमें
रेकी की होगी, किसी जो है आते जाते जो भी एक लोकल लोग हैं उनसे पूछा गया होगा कि कहाँ से रास्ता है। अगर देखा जाए तो आतंकवादी घटना जब भी होती है वो समर में होती, इसलिए कि बर्फ पिघल जाता है और बर्फ पिघलने के बाद वहां से पाकिस्तान की ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां से आ जाने की रास्ता खुल जाता है। तो ये अंदर छुप जाते हैं क्योंकि काफी जंगल बड़ी एक प्रदेश है वहां पे। उस तरीके से देखा जाए तो डिटेक्शन अवॉइड करके यहाँ पे आना ही एक तरीके से जो है काफी सारे सवाल उठते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये उस तरीके से नहीं कि हमारे सेना को पता नहीं होगा, पता हो सकता है। और जब मैं इसलिए आलोचनात्मक दृष्टि से इसलिए देख रहा हूँ कि सत्यपाल मलिक एक बयान दिए थे, अगर देखा जाए तो पिछले साल में जब पुलवामा हुआ था, कि भाई उन्होंने आरोप लगाया कि भाई इसको होने दिया गया। और इस चीज को हम एक और तरीके से देखते हैं कि अचानक जो है मोदी जी कास्ट सेंसस को जोड़ के अनाउंस कर देते हैं युद्ध के बीच में। और काफी आलोचकों को ये उनको मौका मिल गया कि भाई आप जो है ये ऑपरेशन बिहार के इलेक्शन के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक और मोड़ आ जाता है कि बिहार इलेक्शन के लिए क्या इन्होंने इस तरीके से जो है अंजाम दिया जो नाकामयाब हुई, या ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से उन्होंने जो है सीज फायर सिर्फ 4 दिन की वार लड़ी, और उन्होंने जयशंकर जी के जो मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान को हाई कमिश्नर को उन्होंने जो है बोला कि भाई हम सैन्य ठिकाने के ऊपर हमला कर रहे हैं, आप जो है रोक दीजिए इस युद्ध को। लेकिन उन्होंने जारी रखा, इस तरीके से उन्होंने जयशंकर जी ने कहा। उसके बाद एक और विवाद ये उठा कि भाई कितने राफेल हमारे गिरे। और जो है यहाँ पे बताया जाता है कि एक जो कांग्रेसी आलोचक कहें या उनके द्वारा ये कहें कि भाई जब हमारे जेट टेक ऑफ कर रहे थे वहां पर ही उनको जो है रेडियो सिग्नल कट ऑफ किया गया था। यानी जब प्लेन के बीच में या टावर के बीच में एक सिग्नल होता है, वो जब एक बातचीत होती है जेट के बीच में और ग्राउंड कंट्रोल के बीच में, आप कहाँ किस दिशा में जा रहे हैं, वो जो है नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं कि भाई यहाँ पे जाइए, वहाँ पे ट्राई कीजिए। इस तरीके से एक बातचीत होती रहती है सैन्य और इसके बीच में, वो एक तरीके से कट ऑफ किया गया। तो यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि हमारे 4 जो है राफेल युद्ध गिरे गए। तो इस तरीके से एक घटनावली, मैं इसको भी आलोचनात्मक दृष्टि से कह रहा हूँ। आप कुछ कहेंगे इसमें? देखिए, मैं शुरुआत कर रहा हूँ पहले जो आपने टर्की की बात की कि टर्की जो है वहाँ इजराइल में जो है हमास का वो नहीं कर रहा है जितना कि वो पाकिस्तान को कर रहा था। जी। टर्की नाटो का मेंबर है। नाटो का मेंबर। और अमेरिका जो डांट लगाएगा ना तो उसको तो ठंडा हो जाएगा, वहाँ इजराइल के खिलाफ में कुछ करेगा तो हाँ, उसकी औकात नहीं है कि वहाँ इजराइल के खिलाफ में कुछ कर दे। ये बात तो ये है। और इंडिया को तो चूंकि अमेरिका भी बर्बाद करना चाहता है, पाकिस्तान भी बर्बाद करना चाहता है, टर्की भी बर्बाद करना चाहता है, तो यहाँ तो वे तीनों एक साथ हैं। चाइना भी बर्बाद करना चाहता है, तो वो चारों एक साथ हैं। यानी हर देश बर्बाद करना चाहता है भारत को, जान लीजिए। वो तो है। हाँ, मान लीजिए एक इजराइल को छोड़ देता हूँ मैं अपवाद के रूप में। हाँ, और मान लीजिए कि रसिया को भी आधा छोड़ देता हूँ। हाँ, तो बाकी तो सब बर्बादी करना चाहते हैं। तो यहाँ मिल गया, इसीलिए आसानी से उसने दे दिया। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि वे लोग इसकी गणना नहीं कर पाए थे कि भारत का इतना जबरदस्त रेस्पॉन्स आएगा। वे सोचे थे हल्का फुल्का आएगा, अरे क्या होगा इसमें, थोड़ा बहुत हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वो इजराइल तो बहुत हार्ड रिप्लाई करता है।
हार्ड रेस्पॉन्स आता है। भारत बहुत सॉफ्ट करता है, थोड़ा बहुत कर दिया हल्का फुल्का। तो इजराइल के खिलाफ मैसेज नहीं करते कि इजराइल तो खुद ही इसको तुर्की को बर्बाद कर देगा। हाँ, और छोड़ेगा नहीं, एकदम दम नहीं छोड़ेगा उसका, जब तक उसको बर्बाद नहीं कर देगा तब तक। इजराइल तो इस मेंटालिटी का है। भारत है हल्का फुल्का थोड़ा बहुत कर लिया, उसको चलो भाई तुम भी जियो हम भी जिए। हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो वसुदेव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु निरामया। तो उसमें चल रहा है। तो ये लोग सोच रहे थे कि हल्का फुल्का करेगा, उस चक्कर में थे, लेकिन इस बार हार्ड रिप्लाई हो गया। और इतना हार्ड रिप्लाई हो गया ना कि भारत खुद ही जितना डैमेज किया उससे कम बताना चाहता है। कि भाई इतना हार्ड ना हो जाए कि भाई ये सब सारे जो है बाकी सब एकजुट हो जाए इसमें। भारत को इसका डर है कि ज्यादा हार्ड करने से ये सब एकजुट हो जाएंगे, क्योंकि हार्ड हुआ है। हार्ड हुआ है, तो इसलिए भारत जो है उसको इसलिए जल्दी बंद भी कर दिया, क्योंकि बाकी एक तो भारत की प्रगति भी बाधित हो जाएगी। हर पूरे फुल स्केल अगर वॉर में भारत चला जाएगा तो प्रगति बाधित हो जाएगी, और वो सब सारे एकजुट हो जाएंगे, इस्लाम के नाम पर एकजुट हो जाएंगे। जान लीजिए, भारत चाहे कितना भी ट्रेड कर ले कतर से और सऊदी अरबिया से और कुवैत से और किससे किससे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। जब जिहाद की बात होती है ना, तो आसमानी किताब काफी है कि भाई एक हो जाओ, सब शत्रुता भूल करके एक हो जाओ, और तो वहां पर सब एकजुट हो जाएंगे। तो उतना लंबे समय तक जो है युद्ध करना भी नहीं चाहिए। चाणक्य यही कहते थे कि युद्ध जो है बहुत तीव्र हो। चाणक्य की नीति थी कि युद्ध बहुत छोटा हो लेकिन बहुत तीव्र हो, कि बहुत तेजी से जो है सब कुछ करने, किसी को एकजुट होने का, उसको रिसोर्स जुटाने का, साथियों को जुटाने का कोई मौका ही नहीं मिले। तो भारत ने उसी चाणक्य की नीति पर काम किया है, तो इसलिए उसमें वो सफल रहा। और ये जो बात है ना सत्यपाल मलिक वाली, तो सत्यपाल मलिक क्या जानता है कि क्या हो रहा है, वो उसको कौन कहाँ से कौन समाचार दे रहा है। ये आर्मी है वो ना जानती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सत्यपाल मलिक की तो खुद ही कोई इंटीग्रिटी नहीं हो, तो खुद ही दलाल आदमी है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। सत्यपाल मलिक की बात को कोई नहीं लिया जा सकता है, वो तो दल्ला टाइप का आदमी है, उसकी कोई क्रेडिट नहीं है, और उसके पास कोई ना रिसोर्स है ना उसके पास कोई प्रमाण है कि इतने मारे और उतने मारे। सबसे बकवास की बात है, अगर किसी के पास प्रमाण है तो दिखाना चाहिए, भाई मारे तो कहाँ है, उसके डेब्रिस कहाँ है। जो मारे तो उसको, भाई राफेल तुमने मारा तो उसका डेब्रिस भी तो होना चाहिए, तो वो भी तो नहीं दिखा पा रहा पाकिस्तान, ना कोई दूसरा देश दिखा पा रहा है, ना ये कांग्रेसी सब दिखला पा रहे हैं। तो ये जब उनके साथ हैं तो उनको दिखलाना चाहिए ना प्रमाण की, देखो ये रहा प्रमाण, ये देखो राफेल खत्म हो गया। जब हमारे मिलिट्री कर रहे थे, हम मिलिट्री पर क्यों नहीं भरोसा करें भाई, आपकी बात पर क्यों भरोसा करें, आउटसाइडर पर क्यों भरोसा करें। हमारी मिलिट्री ने बचाती है, तो हम अपने मिलिट्री पर नहीं भरोसा करेंगे कि तुम्हारे पर भरोसा करेंगे जो देश के दुश्मन लोग हैं और दुश्मन से मिले हुए लोग हैं। तो इसीलिए ये सत्यपाल मलिक और इनके जैसे जो जितने भी हैं S2J सब, इनके पर कोई भरोसा नहीं किया सकता है और न करना चाहिए। हाँ, तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ इस विषय में। लेकिन आपने ये नहीं कहा कि बिहार के इलेक्शन के लिए। हाँ, जो इलेक्शन की जो बात है, तो देखिए ऐसा नहीं होता है कि इलेक्शन के लिए ये नहीं किया जा रहा है। इलेक्शन अब काफी दूर है, कब ये हो गया। और बिहार जैसे छोटे राज्य के इलेक्शन के लिए इतना बड़ा बड़ा कांड नहीं किया जाता है, और ये इलेक्शन तो यहाँ हर 6 महीने में होते रहता है। भारत में इलेक्शन हर 6 महीना 8 महीना पर इलेक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब कभी कम नहीं होगा, और जब होगा तब ये लोग कहेंगे। ये तो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, कोई जो है बेसिक पैर वाले हैं। बिहार उतना कोई महान स्टेट भी नहीं है कि जिसमें जीतने और हारने से कोई बहुत फर्क पड़ने वाला है। भाजपा की सरकार वहाँ कभी नहीं रही है, अधिक से अधिक होगा कभी नहीं रहेगी, क्या फर्क पड़ रहा है। आज तक जब फर्क नहीं पड़ा तो उसके लिए बीजेपी करा रही है, ऐसे कहना बेकार बात। उन्होंने कास्ट सेंसस अनाउंस क्यों किया बीच में, ये युद्ध के बीच चल रहा है। कास्ट सिस्टम का अनाउंसमेंट इसलिए किया ना, क्योंकि राहुल गांधी के पास एक ही जो है फार्मूला है कि कैसे हिंदुओं की जो है इसको तोड़ा जाए। और इन लोग की वहाँ अमेरिका में मीटिंग हुई थी, और वहाँ अमेरिका में इन लोगों को डीप स्टेट वालों ने इनको यही फार्मूला बताया है कि जाके भारत में उपद्रव खड़ा करो कास्ट के नाम पर। तो मोदी ने सोचा कि इसका यहीं पर खत्म कर दें, इसका जो मुद्दा ही को जीरो कर दें,
कि चलो कास्ट सेंसस करा देते हैं, राहुल गांधी अपना कास्ट बताए पहले। हाँ, अब उसको कास्ट सेंसस करा देगा, अब राहुल गांधी को इसमें इतना लपेटेगा ना, वो खुद ही चुप आ जाएगा। अब कास्ट सेंसस भी हो जाएगा, और उसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे चीजों के सेंसस हो जाएंगे। बांग्लादेशियों को भगाने का यही अच्छा फार्मूला भी मिल गया। तो ये इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएगी। वो रजिस्टर भी सबको अब उसमें दर्ज हो जाएगा, तो और यहाँ पे जनरल सेंसस भी हो जाएगा, जनरल सेंसस भी हो जाएगा इसमें। यहाँ पे प्रश्न ये था है कि भाई इस आतंकवादी घटना में कि भाई जाओ मोदी को बोलो कि जो है आपको छोड़ दिया, आपके जो हस्बैंड को छोड़ दिया जाएगा, और इसी से जोड़ के उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के नाम लिया। और अजीब तो नहीं, तो वो जो बोला कि मोदी को जाके बोलो, तो उसको भी मैं कुछ अचंभा नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये सब जो आतंकवादी हैं, क्रिमिनल टाइप के हैं, ये सब मुस्लिम सब जो है ना, ये अपने को ऊंचा दिखलाने के लिए इस तरह का वो डिंग शुरू से ही हाँकते रहे हैं। कोई आज से नहीं हाँक रहे हैं, हजारों वर्ष से यही कर रहे हैं ये। नहीं, ये तो है, जाके उसको बोलो वो क्या कर लेगा, मेरा क्या करेगा, देखो मुझसे डरो, हम जो कहते हैं वो करो, यही सब चीजें। ये क्या नहीं, ये तो सही है कि ये क्या मतलब हुआ कि भाई आपने उनकी जो है घटना को चेक किया और उनसे कलमा पढ़वाया, और जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा उनको मार दिया, गोली मार दिया। हाँ, तो जिन्होंने, ये अजीबोगरीब इसलिए है कि भाई ये कोई अजीबोगरीब नहीं है, तो उसमें लिखा ही हुआ है, उसमें तो लिखा है सीधे आसमानी किताब में लिखा हुआ है, कुरान में सब दर्ज है ये सब, कि भाई जो है जो गैर मुस्लिम है उसको खत्म करो, जो मुस्लिम है मारो। ये तो है, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन ये बात यह है कि भाई जब पाकिस्तान के घोषित दुश्मन भारत है, तो आपको इस नौटंकी करने की जरूरत क्या है कि भाई? नहीं, नौटंकी नहीं है वो वहाँ पर कंफ्यूज होगा, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम भी बहुत रहते हैं, कश्मीर में मुस्लिम रहते हैं, कोई गुजरात तो है नहीं कि हिंदू बस्तियां हैं, सब तरफ हिंदू ही हैं, कहीं भी मार दो। वहाँ मुस्लिम है, हिंदू थोड़े बहुत गए हैं वो करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, तो वो पहचानना जरूरी है ना। पर्यटन स्थल में हिंदू ही जाते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक तो ये उद्देश्य है उसका पहचानने का। दूसरा उद्देश्य ये था कि मैसेज देना, हाँ, कि भाई देखो हमने इसे मार दिया, ये हमारा कुछ भी नहीं कर पाए, और सब इसी तरह मुसलमानों तुम लोग सबको मारो, इन लोगों को जहाँ पाओ वहाँ। एक मैसेज तो ये भी है। तीसरा मैसेज है कि हिंदुओं को भी ललकारो, ताकि हिंदू सब भी जो है मुसलमानों को मारे, दंगा करें। हाँ, ये मुख्य बात है। हाँ, तो भारत में चारों तरफ से दंगा हो जाए। हाँ, तो यहाँ पर जो है सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो जाए। तो ये सब बहुत सारे उद्देश्य थे। सोसाइटी में डिवीजन कर देना, हाँ, अलगाव तो है ही है, लेकिन अलगाव भी एक मतलब उसकी भी एक सीमा रहे, अलगाव होने की, शत्रु ना हो जाए, इतना घोर शत्रु कि भाई हम उसको देख भी न सकें। शत्रु रहे लेकिन सावधान रहें, साथ में रहें लेकिन सावधान रहें। नहीं, आप पलट के ये सवाल ये नहीं सोच रहे हैं कि भाई अगर ऐसा है कि उन्होंने इस्लाम के पक्ष में ये सब किया, तो यहाँ पर जो है मुसलमान को खतरे में डाल दिया जाएगा, क्योंकि भाई सबको पता है कि किसकी सरकार है, और उस तरीके से हिंदू जो है भावनात्मक होके कुछ भी कर सकते हैं। उस तरीके से ये संदेश गलत नहीं जाएगा, इसलिए जो है यहाँ के मुसलमान के खिलाफ ही जाएगा। फिर आप मुसलमानों को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि मुसलमानों को खतरे में डाल देंगे। नहीं, मुसलमान खतरे में नहीं रहते हैं, जान लीजिए आप। वो हर समय तैयारी में है, 24 घंटा खतरा में वो रहता है जो तैयार नहीं है। हाँ, मैं भारत के मुसलमान की बात कर रहा हूँ, भारत के नहीं, पाकिस्तान का हो, चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे नेपाल का हो, चाहे कहीं का हो, मुसलमान हर समय 24 घंटा तैयार रहता है, ये सच्चाई है। उसके यहाँ उसके मस्जिद में हथियार रहते हैं, उसके घर में हथियार रहते हैं, कुछ हो या ना हो हथियार निश्चित होता है। हाँ, तो वो खतरा में नहीं होता है, वो खतरा पैदा करता है, जान लें। मेरे बात समझ रहे हैं आप कि भाई यहाँ पे तो आतंकवादियों ने जो मारा है ना, तो वो यहाँ के मुसलमानों को खतरे में नहीं डाला था, खतरे में नहीं डाला था। उन लोगों ने ये जरूर सोचा था कि दंगा फसाद हो जाएगा,
हाँ हाँ ये तो हाँ, जरूर बात है मैं कि उसी भाई बारे में भाई 100 हिंदू मरेंगे तो 4 मुसलमान भी मरेंगे, कितना भी तैयारी में हो। हिंदुओं के पास भी हथियार है, ऐसा थोड़ी है कि हिंदू में किसी के पास हथियार ही नहीं है, ऐसा थोड़ी है। हिंदुओं के पास भी हम्म गन है, तलवार है, हम्म भाला है, इनके हम्म। पास भी वेपन है। तो और खतरा होने पर ये भी मार सकते हैं, और संख्या भी ज्यादा है, लाठी से भी मार हाँ देंगे। हाँ, वो तो हाँ, है। तो यहाँ पे इसी दिशा में मैं ये जा रहा था कि भाई आप ओईसीजी की बयान ऐसे देखते हैं कि भाई अल तकिया कहा जाता है, उस तरीके से देखा जाए तो हाँ हाँ यहाँ पे तो ऐसा है कि उन्होंने अपने जो एक छवि है अपने कौम की, तो उसको बचाने के लिए उन्होंने ये सारे जो है राष्ट्र प्रेमी होने की जो भी एक वो एक स्टेटमेंट पॉलिटिशियन है भी वो है ना, दिया होगा। वो एक पॉलिटिशियन भी है, उसको चुनाव भी लड़ना है, वोट भी लेना है, खाली मुसलमानों के वोट से नहीं जीतेगा, ये उसको भी पता है। हम्म हाँ, और ऐसे भी जगह जाना है उसको जहाँ पर कि हिंदू सब भी रहते हैं, पता चला कि वैसी जगह वहां जाएगा तो कम से कम इतना तो जरूर रहे उसकी छवि कि कहीं खड़ा होकर भाषण भी दे सकता है, भले आप वोट ना दें। अब पता चला कि जहाँ जा रहा है वहीं लोग ढेला मार रहे हैं, तब तो इसीलिए उनके यहाँ सामने पे वो एक लाचारी है। हाँ वो तो है। अपने आप को राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी दिखलाना एक लाचारी है। फिर चूंकि हर समय मुसलमानों के ऊपर क्वेश्चन मार्क रहता है कि ये राष्ट्रवादी है या नहीं है, हाँ तो हाँ हाँ वह भी उसको सिद्ध करने का एक प्रेशर रहता है हाँ है। कि हमको हर समय गद्दार समझा जाता है, तो हम सिद्ध करें कि मैं गद्दार नहीं हूँ। हाँ, तो ये उनके ऊपर प्रेशर रहता है, तो उसके लिए भी बोलते हैं। बोलते हैं। और यहाँ पे इसी प्रणाली में हम एक और चीज देखते हैं कि 370 जब हटाया गया, तो इसके आगे जो सवाल है तो क्या क्या करने वाले थे अगर देखा जाए तो ये बहुत सारे लोग इस तरीके से नहीं समझते कि भाई जो कश्मीरी वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने ये जो है गुप्त तरीके से साथ क्यों दे रहे हैं अगर इन आतंकवादी को। तो मुख्य जो उद्देश्य है 370 के कि भाई हम जो है भारतवासी वहाँ पे जमीन खरीद सकते हैं, वहाँ पे जो भी एक प्रतिबंध लगाया था, अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में भी और हिमाचल में भी तो उस तरीके से एक कानून ये भी है कि दूसरे राज्य के लोग वहाँ पे जो है ये नहीं कर सकते, मकान नहीं कर सकते और वहाँ पे बस नहीं सकते। तो यहाँ पे कश्मीर की जो एक जियोपॉलिटिकल जो इम्पोर्टेंस है, वहाँ पे मुख्य जो उद्देश्य ये है कि भाई जो भी एक हिंदू पॉपुलेशन है वहाँ एक्सचेंज हो जाए और वहाँ बस जाए। और इसी प्रणाली में हम एक और चीज हम देखते हैं कि काफी सारी बिहारी जो इमिग्रेंट्स हैं वह वहाँ पे जाके जो है बस रहे थे, अगर देखा जाए तो बिहारी हिंदू। और यहाँ पे केसर की जो खेती होती है वहाँ पे वो बिहारी लोग वहाँ पे जाके करते हैं और भी काम करते हैं, अगर देखा जाए तो ऐसा भी नहीं कि सिर्फ केसर की खेती भी करते हैं, वहाँ पे और भी खेती करते हैं। और हम बिहारियों की जो एक मजदूर पॉपुलेशन है उसकी एक ये जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के संदर्भ में अगर वो उनको सही से जो है ट्रीट किया नहीं गया, मतलब ये कि उनके प्रताड़ित किया गया, उस तरीके से किया गया। और मुंबई जैसे शहर को वो रोक सकते हैं पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो, क्योंकि मुंबई बिहारियों के ऊपर ही निर्भर है अगर देखा जाए। और ये चीज पंजाब में भी है, पंजाब में भी वो खेती करते हैं वहाँ पे जाके जब यहाँ यहाँ कुछ खरीफ एक सीजन होता है वहाँ पे कंप्लीट हो जाने के बाद वो दूसरे राज्यों में जाके खेती करते हैं, मजदूर करते हैं। और हालत ये हो गई कि जब वो बसने लगते हैं और कुछ ही साल में वो वहाँ पे मकान भी खरीदेंगे, वहाँ पे बिजनेस भी करेंगे। और ये हिंदू बसने लगा है वहाँ पे, तो ये खतरा जो है उनको महसूस हुआ कश्मीरियों को कि भाई डेमोग्राफी चेंज हो रहा है धीरे धीरे।
तो ये भी एक कारण है कि भाई आतंकवादी घटना को उन्होंने उस तरीके से शेल्टर किया, उन लोगों को जो है रास्ता दिखाया कि भाई ये कहाँ पे आतंकवादी घटना हो रही है, उनको जो है बेहतर तरीके से जो है एग्जीक्यूशन किया जाए। तो मेरा ये कहना है, आप कुछ कहेंगे इसमें? ऐसा है कि भारत तो जो है ना कि ये वो फेडरल स्टेट्स नहीं है, पहले तो हम लोग को ये समझना चाहिए। और यहाँ पर किसी को भी कहीं पर भी बसने का अधिकार होना चाहिए, यहाँ का जो भी नागरिक है। और जहाँ भी कहीं जहाँ भी कहीं विशेषता कुछ दी गई है कि यहाँ ये नहीं बसेगा, यहाँ नहीं बसेगा, उन सबको रद्द कर दिया जाना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि वो कोई भी व्यक्ति, भारत का जो भी नागरिक है, वो कहीं भी बस सकता है। यहाँ पर स्टेट्स की बाउंड्री कभी भी चेंज हो सकती है, किसी के साथ किसी को मिलाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। इस तरह का हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बतलाता है। तो न कश्मीर जो है उसकी बाउंड्री जो है वो सैक्रोसैंक्ट है, और न ही अन्य किसी भी स्टेट की, चाहे पंजाब हो, चाहे और कोई भी हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो। तो कोई भी नागरिक कहीं भी बस सकता है, बसना चाहिए भी। अब वहाँ पर ऐसा प्रावधान नहीं है कि वहाँ खाली हिंदू ही बसेंगे, कोई भी जाके बस सकता है, चाहे मुस्लिम भी क्यों ना हो, वो जाकर बस सकता है और बसना चाहिए। अगर उसमें जो जो धाराएं बाधित हैं किसी भी बसने के, सबको हटा दिया जाना चाहिए। और इसकी बात की 370 होने के बाद ऐसा हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। जब 370 था उस समय तो और ज्यादा ये सपोर्ट करते थे, उस वक्त तो पत्थर फेंके जाते थे और वो किया जाता था। उस वक्त तो खुलेआम सपोर्ट था। अब खुलेआम करने की तो औकात नहीं है किसी की। तो अंदर अंदर कुछ कर रहे हैं तो और वो करते रहेंगे। तो पहले बहुत ज्यादा था, अब बहुत कम हो गया है। अब खुलेआम हिम्मत नहीं है, तो 370 से बहुत फायदा हुआ है, देश को फायदा हुआ है, वहाँ के लोगों को भी फायदा हुआ है। जो कहीं कोई बसेगा, फ्लो ऑफ मनी तो होगी ही होगी, लोग आएंगे जाएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा तो फायदा होगा ही होगा। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं वहाँ, तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है, बढ़ रहा है। तो फायदा तो है। लेकिन जिन लोगों ने बनाया था 370, उन लोगों ने इसी उद्देश्य से बनाया था कि 370 जो है बना रहेगा, तो कश्मीर को धीरे धीरे उनका इजाजत देने का था। ये भी एक बहुत बात होती थी कि मनमोहन सिंह जो है डिसाइड कर रहे थे कि किसी तरह से इसको कश्मीर को दे देना है पाकिस्तान को। बहुत ज्यादा मतलब गलियारे में चर्चा है, आधिकारिक रूप से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसकी बहुत वो बात है। उसी तरह से चीन को भी बहुत सारे जो है क्षेत्र दे दिए गए। तो ये लोग सिर्फ कांग्रेसी सब देने में ही विश्वास रखते हैं, खुद देते रहे, क्योंकि इनका उद्देश्य ही था कि भारत को खत्म करना है, इन लोगों को खत्म करना है। इनकी प्लानिंग में ही ये है, था नहीं, आज भी है, आगे भी रहेगा इनकी प्लानिंग। क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान का जन्म जो है हिंदू घृणा पर हुआ है, उसी तरह से कांग्रेस का भी जन्म हिंदू घृणा पर हुआ है, जान लीजिए। कांग्रेस का जन्म भी हिंदू घृणा पर हुआ है। ये जो राष्ट्रवाद की जो कभी बात हुई थी, तो वो भी जो है वो विवादित है। वो राष्ट्रवाद इनका वास्तविक राष्ट्रवाद नहीं है। उसमें सब में जो है इनके सत्ता का लोलुपता और हिंदुओं को धोखा देने की बात है सभी में। चाहे गांधी देख लें, नेहरू देख लें, जितने भी टॉप लीडर्स आप देखेंगे उस समय के, सब में कुछ ना कुछ ऐसी ही बात थी। किसी में परसेंटेज हाई होगा, किसी में लो होगा, बस बात इतनी थी। नहीं, मेरा पॉइंट इसमें ये था कि मुख्य उद्देश्य था, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है कि हिंदू आके बस रहे हैं और कश्मीरी मुसलमान है, उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो रहा है, यानी कि उनकी बच्चे बहुत कम हो रहे हैं। उस तरीके से हम नहीं, बच्चे तो कम नहीं होंगे, बच्चे तो वो खूब पैदा करते हैं। ये बात अलग है कि वहाँ जब खाली मुसलमान है, बसने को सबको छूट दिया जाएगा तो हिंदू की आबादी जाएगी वहाँ, निश्चित है। जैसे वो मुसलमान की आबादी दूसरी जगह जाती है, तो हिंदू की आबादी भी जाएगी, क्यों नहीं जाएगी भाई? तुम्हारा वो ये है थोड़ी ना है कि किसी को तुम आने नहीं दोगे, तुम्हारा खरीदा हुआ थोड़ी है, ये भारत है, कोई कहीं भी जाकर रहेगा। तुम कौन होते हो रोकने वाले? ये उनकी भी दर्द नहीं है, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की भी दर्द है कि भाई अगर हिंदू बहुल क्षेत्र हो जाए, कश्मीर जो है वो आतंकवादी जो घटना है वो नहीं कर सकते, क्योंकि भाई वो लोकल लोग हैं, उनकी बीच में एक वार्तालाप है, दोनों इस्लामिक जो है धर्म के हैं। हाँ, मानता हूँ, इस बात को मैं मानता हूँ कि भाई हम लोग की गोपनीयता भंग हो जाएगी इन लोग के आने से।
एक वार्तालाप तो जो कम्युनिकेशन है वो कम हो जाएगा। हाँ और जो डेमोग्राफिक चेंज होगा उस तरीके से देखा जाए तो ये बहुत लंबी रणनीति की हिस्सा है। और हाँ कुछ लोग ये पहचानते हैं कि 370 हटाने के बाद क्या होगा अगर देखा जाए तो उनके क्षेत्र में। और कुछ जो है दूसरे राज्य के जो मजदूर है आने लगेंगे, वहाँ पे बसेंगे और मकान जमीन खरीदेंगे, तो वहाँ पे स्वाभाविक बात है तो एक बदलाव तो होगा कल्चर में। तो ये बदलाव की जो एक बौखलाहट है वो तो है उस तरीके से देखा, क्योंकि भाई जासूस नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि भाई सारे बिहारी हैं। ये भी एक पहलू नहीं, तो है। बिहारी में भी जो मुस्लिम होंगे तो वो तो बन ही जाएंगे। हाँ, बिहारी मुस्लिम है तो है। और हिंदू भी बन जा रहे हैं, बहुत पैसे लालच। अभी क्या ढेर सारे जो यूट्यूबर सब पकड़ा रहे हैं। हाँ क्या हाँ, है ये हाँ, अगली प्रणाली हम कल इसको डिस्कस ये करेंगे। सब जो है ये सब भी उसी टाइप ब्रांड वाले हैं जो पैसा का लोभी है, जो अपने को सेकुलर बोलता है, वो उसका जैसे यही सब ड्रामा है। हाँ, उनको लोग अब आजकल आधा मोर्चा कह रहे हैं। हाँ। अगर देखा जाए तो एक नया शब्द है। अरे राहुल ठीक है, गांधी हम खुद ही जब जासूसी कर रहा है पाकिस्तान और चीन का, तो और उसके सपोर्टरों की क्या बात करना। जब राहुल गांधी स्वयं जो है जासूसी वाला काम कर रहा है, सब उसी के भाषण बोल रहा है, उसी का प्रवक्ता बना हुआ है, हर समय उसी के फेवर में इंडिया के अगेंस्ट में बोलता रहता है, इंडियन आर्मी के अगेंस्ट में बोलता है, इंडियन कल्चर के अगेंस्ट में बोलता है, हर चीज इंडिया के अगेंस्ट में बोलता है, इंडियन इकोनॉमी के खिलाफ में वो रहता है। हाँ, तो जब वो खुद ही ऐसा कर रहा है तो उसके जो सपोर्टर होंगे वे भी, जाहिर सी बात है, जो लीडर बोल रहा है वही सपोर्टर बोलेगा।